हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज फीवर होने के कारण हम अपनी रेगुलर क्लास को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग का दिन खराब ना जाए इसी के लिए हमने जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है, उसके अंतर्गत हम कुछ MCQ को सॉल्व करके देख लेते हैं कि जितना हम पढ़ रहे हैं उससे आए हुए MCQ हमसे बन रहे हैं कि नहीं। तो ये हम MCQ जितने भी 13 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है पहले पेपर में आए हुए हैं और कुछ जो है मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको ये जानकारी लग सके कि आप लोग की तैयारी सही दिशा में चल रही है कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रही उप परियोजना मिलाप का संबंध निम्न में से किससे है। यानी NRLM के अंतर्गत जो मिलाप योजना चल रही थी उसका संबंध निम्न में से किससे है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राज्य के प्रवासी श्रमिक से, ऑप्शन बी है राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति से, ऑप्शन सी है राज्य की महिलाओं से और ऑप्शन डी है दिव्यांग व्यक्तियों से। तो मैं कुछ समय देता हूँ, आप अपना सोच लीजिए। तो चलिए, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, राज्य के प्रवासी श्रमिक से। ठीक है, जो मिलाप योजना है वो भी 2 जिले का चयन किया गया था, राजनांदगांव और कबीरधाम में। जो भी प्रवासी श्रमिक थे जो बाहर जाकर काम कर रहे थे हमारे राज्य से, कोरोना के समय जब वो वापस आए हैं तो उनको जो है राजनांदगांव और कबीरधाम में जो है काम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो योजना है वो है मिलाप योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के प्रवासी श्रमिक। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो है NRLM के तहत बैंक क्रेडिट लिंकेज में महिला स्व सहायता समूहों को कितने प्रतिशत ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी बैंक क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह उनको कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है 2%, 3%, 4% और 5%। तो इसका आंसर है, आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप रोक के अपना खुद आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3%। तो 3% जो है ब्याज दर पर बैंक क्रेडिट लिंकेज के तहत महिला स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन बी 3% सही है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। NRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि से उपलब्ध कराई जाने वाले राशि निम्न में से किसके लिए अनुदान राशि होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि NRLM के तहत जो सामुदायिक निवेश कोष से राशि दी जाती है वो किन संगठन के लिए आपके लिए अनुदान होती है और किन के लिए ऋण के रूप में होती है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संकुल स्त्री संगठन के लिए अनुदान की राशि होती है। जो गवर्नमेंट के माध्यम से संकुल स्त्री संगठन को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई जाती 1 से 2 करोड़ रुपए, वो संकुल स्त्री संगठन के लिए अनुदान होती। जबकि संकुल स्त्री संगठन जो ग्राम संगठन या स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए जो राशि उपलब्ध कराता है वो ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। तो क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सामुदायिक निवेश निधि की राशि किसके लिए अनुदान राशि होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संकुल स्त्री संगठन के लिए अनुदान राशि है। बाकी ABC तीनों के लिए जो वो राशि है वो ऋण के रूप में है। चौथा क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। NRLM योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्यों को बीमा व पेंशन उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से किस योजना से उन्हें नहीं जोड़ा गया है। यानी NRLM के अंतर्गत मैंने आपको बताया था बीमा व पेंशन के लिए उनको 3 योजनाओं से जोड़ा गया है। तो इसमें से आपको ये बताने की कौन सी वो योजना नहीं है। क्लियर है। तो पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सेकंड है अटल पेंशन योजना, तीसरा है आम आदमी बीमा योजना और चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए कि कौन सा NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्यों का बीमा व पेंशन उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सी योजना से नहीं जोड़ा गया। याद रखिएगा, जोड़ा गया नहीं पूछा गया, नहीं जोड़ा गया पूछा गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आम आदमी बीमा योजना। बाकी जो 3 योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों से जोड़ा गया है, आम आदमी बीमा योजना से नहीं जोड़ा गया है। तो चौथे का आंसर है ऑप्शन सी, आम आदमी बीमा योजना। अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, बैंकिंग सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में किस मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। यानी बैंकिंग सेवाओं को घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी जिलों में कौन से मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन है बीसी सखी, बी है बीए सखी, ऑप्शन सी है कृषि सखी, ऑप्शन डी है पशु सखी। तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन ए बीसी सखी, यानी बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सखी जो है, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जो भी यहाँ नियुक्ति की जाती है बीसी सखी के रूप में जिनकी भी, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर घर पहुँच बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बीसी सखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या एनआरएलएम की विशेषता नहीं है। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेषता निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए है निर्धनों द्वारा कार्यान्वयन, ऑप्शन बी है तालमेल, ऑप्शन सी है एग्जिट कार्यनीति और ऑप्शन डी है नगरीय राज संस्थाओं के साथ संपर्क। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी नगरीय राज संस्थाओं के साथ संपर्क, क्योंकि यहाँ पर एनआरएलएम जो है ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, तो वहाँ नगरीय की जगह पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क आएगा। बाकी निर्धनों द्वारा कार्यान्वयन, ये मैंने आपको समझाई हुआ है, जो गरीबी रेखा के ऊपर महिला आ जाती है वही अब लोगों के पास जाकर महिलाओं को जो प्रोत्साहित करती है एनआरएलएम में जुड़ने के लिए। तालमेल में ग्रामीण क्षेत्र में केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना नहीं चलती, उसके अलावा अन्य मंत्रालयों की भी योजना चलती है, तो उनके मध्य तालमेल बैठाना भी इसकी विशेषता है। और सी है एग्जिट कार्यनीति, जिसका मतलब ये है कि 10 वर्ष कार्य करने के बाद स्व सहायता समूह का प्रबंधन उन्हीं को वापस सौंप दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नगरीय राज संस्थाओं के साथ संपर्क, ये एनआरएलएम की विशेषता नहीं है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क ये एनआरएलएम की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया आदर्श को आगे बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना शुरू की गई थी। निम्न ग्रामीण योजनाओं में से कौन सा ऐसा लक्ष्य रखता है। यानी स्टार्टअप या स्टैंड अप इंडिया को बढ़ाने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत कौन सी योजना चालू की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है एनआरएलपी, ऑप्शन बी है एमकेएसपी, ऑप्शन सी है एजीईवाई और ऑप्शन डी है एसवीईपी। तो आप एक बार और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी SVEP, यानी स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया आदर्श को आगे बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत जो ग्रामीण योजना चालू की गई है वो है SVEP। इसलिए मैंने आपको क्लास में बोला था कि आप इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिए, हर योजना का शॉर्ट फॉर्म वैसे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले किसके रूप में जाना जाता था। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पुराना नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन बी है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री आजीविका मिशन। तो आप सबको पता है कि इसको तो मैंने पहली क्लास में ही बताया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो पुराना नाम है या किसका ये पुनर्गठित रूप है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही पुनर्गठित रूप है या एक्सटेंडेड रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसका आंसर होगा 8वें का ऑप्शन बी। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया है। यानी एनआरएलएम को कौन सी संस्था समर्थित है, यानी कौन सी संस्था ने समर्थन किया इसको। तो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। शायद ये वाला पॉइंट मैंने आपको वीडियो में बताना भूल गया हूँ, तो इसको आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा। एनआरएलएम जो है वो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित योजना है। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। बस ये एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने क्लास नोट्स में कि एनआरएलएम को विश्व बैंक ने समर्थन दिया है।
यानी जो पैसे भारत सरकार राज्य सरकार मिलकर उपलब्ध कराती है उसमें कुछ हिस्सा यहाँ पर विश्व बैंक भी पैसों के रूप में भारत सरकार को दे रहा है NRLM को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस नाम से जाना जाता है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिहान, ऑप्शन बी नवांजोर, ऑप्शन सी अटल मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिहान। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा। 10वें का आंसर है ऑप्शन ए बिहान। अगला है 11वां क्वेश्चन। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यानी NRLM योजना के अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है? समूह आधारित संस्था यानी स्व सहायता समूह को क्या क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन ए है परिक्रामी निधि, ऑप्शन बी है जोखिम न्यूनीकरण निधि, ऑप्शन सी है सामुदायिक निवेश निधि, ऑप्शन डी है सभी। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में जब ये पढ़ा रहा था तभी समझा दिया था कौन कौन सी निधियां दी जाती। परिक्रामी निधि यानी चक्रीय निधि, रिवॉल्विंग फंड। ऑप्शन बी में आता है जोखिम न्यूनीकरण विधि, ये भी आपको जोखिम के लिए बीमा और पेंशन कर रहे हैं। ऑप्शन सी है सामुदायिक निवेश निधि, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ये सभी निधियां स्व सहायता समूह को दी जाती है NRLM के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी NRLM के तहत प्रमोचित एक विशेष योजना है? यानी NRLM के अंतर्गत कौन सी उप योजना चल रही, ये भी एडीओ 2017 का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन बी है जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी है महिला किसान सशक्तिकरण योजना और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप इसका बताइए, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया है। तो NRLM के अंतर्गत जो एक अन्य उप योजना चल रही है वो है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, यानी 12 का आंसर है ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण योजना। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? 20,000, 15,000, 25,000 या इनमें से कोई नहीं। तो जो 13वें क्वेश्चन का आंसर है वो है चक्रीय निधि के रूप में स्व सहायता समूह को 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15,000 रुपये। तो यहीं पर जो NRLM के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको मैंने कराने की कोशिश की है। और भी क्वेश्चन है लेकिन आज मैंने 13 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो हम अगली क्लास जो है कल से कंटिन्यू करेंगे ही क्लास को। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे वो भी बताइएगा, जिससे हमको ये पता चल सके कि आपसे कोई क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं जो हमने चैप्टर कवर कर लिया है। तो कुछ नए क्वेश्चन थे, कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर मैंने बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।